सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BHU PET 2021 यानी कि BHU MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर 2021। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इन COCl2 सॉल्वेंट AlCl3 कैन एक्ट एज बेस। इन COCl2 सॉल्वेंट CaCl2 कैन एक्ट एज एसिड। अब इसमें हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सॉल्वेंट थ्योरी का। सॉल्वेंट थ्योरी यानी कि ये क्वेश्चन एसिड बेस केमिस्ट्री का है। तो सॉल्वेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी ये हम लोग का सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्वेंट क्या क्या देता है हम लोग को। एक ये देता है सॉल्वेंट कैटायन और एक ये देता है सॉल्वेंट एनायन। और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सॉल्वेंट को मैं एस मान रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग सॉल्वेंट के साथ कोई एक मॉलिक्यूल को ले और वो हम लोगों को क्या देता है, सॉल्वेंट कैटायन देता है, देन इस ए मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं एसिड। मतलब एसिड वो है जो सॉल्वेंट कैटायन के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। और यदि ये जो सॉल्वेंट है इसके साथ हम लोग कोई बी मॉलिक्यूल को ले और वो हम लोग को देता है सॉल्वेंट एनायन, देन इस बी मॉलिक्यूल को हम लोग नाम देंगे बेस। मतलब बी वो मॉलिक्यूल है जो सॉल्वेंट एनायन का कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल हम लोग को ये देखना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं AlCl3 को। देखिए AlCl3 का स्ट्रक्चर आप में से सभी को पता ही होगा, है ना, कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में बस 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो तीनों के साथ ही ये बॉन्ड बना लेता है। और एक बॉन्ड बनेगा तो उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, तो ये आपको पता ही होगा। तो AlCl3 बनने के बाद एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसको क्या चाहिए, एक स्टेबल स्ट्रक्चर चाहिए जिसके लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना पड़ेगा। तो यदि आप इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो ये देखेंगे आप कि यदि एल्यूमिनियम को एक कोई Cl माइनस मिल जाता डोनेट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन, तब उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। मतलब एक Cl माइनस से उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो बन जाएगा AlCl4। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो हम लोग के पास सॉल्वेंट है COCl2 प्लस यदि हम लोग AlCl3 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो AlCl3 है ये अब क्या बन गया AlCl4 माइनस, और यहाँ पर हम लोग को क्या बन जाएगा COCl2 प्लस। ठीक, अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ, ये जो हम लोग का COCl2 सॉल्वेंट है इसका सॉल्वेंट कैटायन क्या होगा, इसका सॉल्वेंट कैटायन होगा COCl प्लस, ये होगा इसका सॉल्वेंट कैटायन। और इसका सॉल्वेंट एनायन क्या होगा, ये होगा COCl3 माइनस, ये इसका सॉल्वेंट एनायन होगा। तो क्योंकि AlCl3 इसका सॉल्वेंट कैटायन का कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे एसिड। अब हम लोग आते हैं सेकेंड वाला मॉलिक्यूल में, ये है CaCl2। देखिए CaCl2 हम लोग सभी लोगों को पता है कि CaCl2 एक आयोनिक स्पीसीज है। तो ये क्या करेगा, ये Ca2 प्लस 2 Cl माइनस, मतलब यहाँ से Cl माइनस को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एक मतलब Cl माइनस का डोनर के हिसाब से एक्ट करेगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या होगा, देखिए COCl2 प्लस यदि हम लोग यहाँ पर CaCl2 ले तो ये हम लोग को क्या देगा, COCl3 माइनस, ये हम लोग को देगा। तो क्योंकि ये जो CaCl2 है ये COCl3 माइनस का कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, यानी कि सॉल्वेंट एनायन का कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा है, इसलिए हम लोग इसे नाम देंगे बेस। तो हम लोग को ये दिखा कि जो AlCl3 है ये एसिड है ना कि बेस, तो ये पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। सिमिलरली ये जो CaCl2 है ये बेस है ना कि एसिड, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैकमैन रीअरेंजमेंट इज कैटलाइज्ड बाय एसिड, is catalyzed by base, occurs stereospecifically, gives cyclic ester rearrangement product। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है। देखिए, यदि मैं इसको सिंपल रिएक्शन में लिखना चाहूँ तो इसमें हम लोग के पास क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसा मॉलिक्यूल आता है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं साइक्लोहेक्सानोन। उसके साथ उसको हम लोग पहले एक बेसिक मीडियम में डालते हैं, मतलब ये एक बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ से पानी एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग को मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम लोग नाम देते हैं साइक्लोहेक्सानोक्सिन। ठीक, फिर इसको जब हम लोग H2SO4 मीडियम में डालते हैं, मतलब ये एक एसिडिक मीडियम हो गया, तो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है कि इट इज कैटलाइज्ड बाय एसिड। तब जाके हम लोग को अपना फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो कि कुछ ऐसा होगा। इसको हम लोग नाम देते हैं कैप्रोलैक्टम, इसको हम लोग नाम देंगे कैप्रोलैक्टम। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि हम लोग को साइक्लिक एस्टर मिलता है, नहीं मिलता है। और उसी तरीके से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है कि ये स्टीरियोस्पेसिफिक है, नहीं है। तो हम लोग के पास सही ऑप्शंस कौन कौन से हुए, एक तो हुआ कि ये एसिड कैटलाइज्ड है और एक हुआ कि ये बेस कैटलाइज्ड है। तो ऑप्शन ट्रू हुए ए एंड बी। तो ये देखिए हम लोग का ये हो गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिग्मा एंड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। एक में बोल रहा है कि जो पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो जीरेड है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो भी जीरेड है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वो अनजीरेड है, और पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वो अनजीरेड है। तो इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो सिग्मा है या सिग्मा स्टार है या पाई स्टार है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, सिग्मा बॉन्डिंग मतलब सिग्मा, पाई बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मतलब सिग्मा स्टार। उसी तरीके से पाई बॉन्डिंग मतलब पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग मतलब पाई स्टार। तो सबसे पहले हम लोग को इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए, जो सिग्मा ऑर्बिटल होता है वो कैसा दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखेगा सिग्मा। ये हम लोग के पास होता है सिग्मा। अच्छा, जो हम लोग के पास सिग्मा स्टार होता है उसमें एक नोडल प्लेन आ जाएगा और एक लोब इधर और एक लोब इधर होगा, एक में पॉजिटिव साइन और एक में नेगेटिव साइन। ये हम लोग के पास आ जाएगा सिग्मा स्टार। यदि पाई ऑर्बिटल का आप देखेंगे, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें भी एक नोडल प्लेन आएगा ऐसे और दो लोब्स आएंगे। ठीक है, और यदि आपको पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल देखना है तो वो उसमें दो नोडल प्लेन्स आएंगे, वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें आपको चार लोब्स मिलेंगे। ठीक, ये हो गया हम लोग के पास पाई स्टार। अब इसमें हम लोग को देखना है कि आखिर ये जीरेड है या अनजीरेड है। देखिए, जीरेड अनजीरेड का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सपोज कीजिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। एक है हम लोग के पास एस ऑर्बिटल, इसमें सपोज कीजिए इसका साइन है पॉजिटिव, और एक है हम लोग के पास पी ऑर्बिटल, है ना, इसमें एक साइड है पॉजिटिव साइन, एक साइड है माइनस साइन, ये पी ऑर्बिटल। अब हम लोग को बताना है कि ये जीरेड है या अनजीरेड है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, एक एक्सिस हम लोग पकड़ लेते हैं और उस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं। यदि रोटेट करने के बाद साइन सेम रहा तो ये बन जाएगा जीरेड। लेकिन जैसे कि एस के केस में हुआ, इसको आप कितना भी घुमाइए इसका साइन तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यदि आप पी ऑर्बिटल के केस में देखेंगे तो यदि आपने इसको रोटेट किया 180 डिग्री तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये अब बन जाएगा नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव है ये अब बन जाएगा पॉजिटिव। तो क्योंकि इसमें साइन चेंज हो रहा है इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अनजीरेड। उसी तरीके से यदि आप देखें तो ये जो सिग्मा है, यदि
इसके अलोंग आप इसको रोटेट करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है और ये हो जाएगा जीरेड। और यदि आप सिग्मा स्टार को देखेंगे तो यदि इसको आप रोटेट करेंगे इस अलोंग तो इसमें आप देखेंगे कि साइन चेंज हो रहा है। तो ये आपका बन जाएगा अनजीरेड, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इसको आप ऐसे घुमा रहे हैं। और उसी सिमिलर वे में यदि आप पाई ऑर्बिटल को देखेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसको यदि आप ऐसे घुमाएंगे 180 डिग्री तो ये आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव है ये बन जाएगा नेगेटिव और जो ये नेगेटिव है ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये भी क्या हुआ हम लोग के पास अनजीरेड। सिमिलरली यदि आप पाई स्टार को भी देखेंगे और इसको आप चाहे इस डायरेक्शन में घुमाएं चाहे इस डायरेक्शन में घुमाएं, किसी एक के अलोंग ही घुमाइएगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक, मतलब देखिए इसको यदि आप घुमाते हैं, इसको यदि आप 180 डिग्री घुमाते हैं, सपोज कीजिए आपने एक एक्सिस चूज किया है इस अलोंग, तो यदि आप 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये पॉजिटिव बन के रहेगा और ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ वाला ये नेगेटिव बन के रहेगा। मतलब मैं समझा रहा हूं कि ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर यदि आप कोई यदि आप कोई एक्सिस रखते हैं और यदि आप उसको घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब ये दोनों पॉजिटिव आपस में एक्सचेंज होंगे और ये जो दोनों नेगेटिव है ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा हम लोग के पास जीरेड। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि जैसे हम लोग SPDF ऑर्बिटल्स वगैरह देखते हैं तो उसी तरीके से यदि आप देखना चाहें, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, यदि मैं लिख दूं एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर मैं लिख दूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ पर मैं लिख दूं जीरेड या अनजीरेड, तो जो S ऑर्बिटल है उसका सिमेट्री सिग्मा के सिमिलर होता है और इनका ये होता है जीरेड। यदि हम लोग P का देखेंगे तो P किसके किसके सिमिलर होता है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, और इसका और ये क्या बनेगा हम लोग के पास अनजीरेड। सिमिलरली जो D है वो कैसा बनेगा, सॉरी ये जो है ये पाई बनेगा, और सिमिलरली जो D है, D किसके सिमिलर होगा, पाई स्टार के सिमिलर होगा, और ये क्या बनेगा सिमेट्री इसका जीरेड। तो ऐसे करके भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो यदि हम लोग देखेंगे तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मतलब सिग्मा स्टार ये है U मतलब अनजीरेड, तो ये जीरेड है तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सिग्मा बॉन्डिंग मतलब सिग्मा ये है जीरेड है तो ये ट्रू हो गया। सिमिलरली पाई बॉन्डिंग ये है अनजीरेड, पाई बॉन्डिंग पर यहाँ पर ये अनजीरेड ही दिया हुआ है तो ये भी ट्रू हो गया। पाई एंटी बॉन्डिंग ये दिया हुआ है अनजीरेड पर हम लोग को मिला है जीरेड, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यदि आप देखेंगे तो बस बी और सी स्टेटमेंट्स ही ट्रू है, तो हम लोग लिखेंगे बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 31P NMR स्पेक्ट्रा। अच्छा देखिए हम लोग आमतौर पर क्या पढ़ते हैं बीएससी में, एक तो हम लोग पढ़ते हैं क्या प्रोटॉन NMR या 1H NMR और एक हम लोग पढ़ते हैं 13C NMR। लेकिन ये तो कुछ नया ही क्वेश्चन आ गया 31P NMR, इसको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए हमेशा आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद रखना चाहिए कि जब हम लोग प्रोटॉन NMR पढ़ते थे तो वहां पर हम लोग का स्पेक्ट्रा आता था वो प्रोटॉन के केमिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पर आता था। सिमिलरली जब हम लोग 13C NMR पढ़े थे तो वहां पर वो कार्बन्स के जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका स्पेक्ट्रा आता था। तो सिमिलरली जो ये 31 फॉस्फोरस NMR है इसका भी स्पेक्ट्रा फॉस्फोरस के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। यदि सपोज मैं आपको कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल देता हूं CCl Cl और H, और यहां पर मैं आपको पूछता हूं कि इसका 1H NMR क्या होगा, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि ये एक सिंगलेट पिक देगा क्योंकि बस एक ही हाइड्रोजन है और उसको तो मतलब फिर केमिकल इक्विवेलेंट होगा ही, तो हम लोग को एक ही सिग्नल मिलेगा, तो वो हम लोग को मिलना चाहिए क्या, सिंगलेट मिलना चाहिए।
उसी तरीके से देखिए ये जो 31p NMR है, मतलब इसमें हम लोग को इस फॉस्फोरस को हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो इसका हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग को फॉस्फेनिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो फॉस्फेनिक एसिड को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वो क्या है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका तो हम लोग को स्ट्रक्चर पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नेम है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है ना, वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो अब इसमें हम लोग को 31p NMR अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको एक ही फॉस्फोरस मिलेगा, तो इसका नंबर ऑफ सिग्नल्स तो 1 होंगे, लेकिन अब हम लोग को ये देखना है कि ये हम लोग को डबलेट देगा, ट्रिपलेट देगा, क्वाड्रेट देगा या सेक्सटेट देगा। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन है ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन का आई वैल्यू होता है हाफ, है ना। तो और हम लोग को एक फॉर्मूला और पता है कि हम लोग 2ni+1 ये हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ पीक्स जो ये स्प्लिटिंग निकालते हैं हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स। तो क्योंकि इसका वैल्यू हाफ है, तो यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n+1 फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग n+1 फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग को दिख गया कि एक सिग्नल होगा, लेकिन ये स्प्लिट कितने में होगा? देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये फॉस्फोरस का सिग्नल को स्प्लिट नहीं करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये भी स्प्लिट नहीं करेगा, और क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है इसीलिए ये हाइड्रोजन भी फॉस्फोरस को स्प्लिट नहीं करेगा। याद कीजिए सिमिलर टू हाइड्रोजन NMR 1H NMR। तो इसमें हम लोग को मिल रहे हैं 2 हाइड्रोजन, तो n का वैल्यू हम लोग के पास हो जाएगा 2, तो 2+1 हम लोग करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 3। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या होगा? 3 यानी कि हम लोग लिखेंगे ट्रिपलेट। तो इसका हम लोग को आंसर मिलेगा ट्रिपलेट, और इसका ये रेशियो भी 1H NMR के सेम ही होगा, 1:2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिपलेट 2। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं, आपको बस एक बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि यदि 1H NMR हो, चाहे 13C NMR हो या 31p NMR हो या कोई भी आपको ऐसा दे दे, आपको ऐसे करके क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक, मेन आपको यही सीखना है कि कोई भी अननोन क्वेश्चन आएगा तो वो आप अप्रोच कैसे करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूसेस एल्डिहाइड, टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा गलत है ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आपको टॉलेंस रिएजेंट पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, है ना। तो यदि हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड यानी कि RCHO, है ना, यदि इसके साथ हम लोग टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखिए AgNH3 ये आपको क्या प्रोडक्ट देगा? ये जो एल्डिहाइड था ये अब बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो था Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था ये आपका बन जाएगा Ag0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और प्लस हम लोग को मिल जाएगा 4NH3, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक H2O को ऐड कर देते हैं, तो ऐसे करके हम लोग को मिल जाएगा। तो इसमें कुल मिला करके क्या हुआ कि ये जो एल्डिहाइड था ये अब एसिड बन गया, मतलब ये अब ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ये जो हम लोग के पास Ag था इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस हो गया मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है एल्डिहाइड को एसिड में। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एक्चुअली में ऑक्सीडाइज कर रहा है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू हुआ, ये स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स हुआ। तो करेक्ट हम लोग का क्या ऑप्शन होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो आंसर होना चाहिए ये 4।
नेक्स्ट जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, द कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर विथ टेम्परेचर फॉर a given amount of substance absorbed by a given amount of solid is called। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन आइसो बार बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन आइसोटियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर पूछ रहा है ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और कांस्टेंट क्या है, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब थीटा, थीटा कांस्टेंट बोल रहे हैं। देखिए आमतौर पर हम लोग के पास तीन तरीके के कर्व्स आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग का ग्राफ किसके किसके बीच में आएगा, एक तो प्रेशर एक तो थीटा। नेक्स्ट होता है हम लोग के पास एब्जॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो बनेगा टेम्परेचर और थीटा के बीच में। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन आइसोटियर, आइसोटियर अब देखिए एक में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, एक में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये दोनों तो आपको नाम से समझ में आ रहा है। तो लास्ट वाला जो होगा उसमें क्या होगा, थीटा कांस्टेंट होगा, इसका ग्राफ बनेगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, जो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो कर्व है उसको हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोटियर। ठीक, ये आपको ऐसे करके पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्ब एनायन। देखिए कार्ब एनायन का आपको स्ट्रक्चर पहले तो पता होना चाहिए, तभी आप इसमें प्रोसीड कर पाएंगे। तो कार्ब एनायन में क्या होता है, ये कार्ब एनायन का क्या फॉर्मूला होता है, CH3-। तो तीन तो आप पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए, और एक इसमें क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये स्ट्रक्चर आपको NH3 जैसा सिमिलर सा लगेगा, NH3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो ये तो आपको मतलब कि देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। लेकिन मैं अब आपको एक सही तरीका बताता हूँ कि कैसे आप ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग को काउंट करना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, तो हम लोग के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर है तो एक लोन पेयर यहाँ पर है, तो हम लोग के पास 1 लोन पेयर है। तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 4, स्टेरिक नंबर 4 आ गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लिखना है ऐसे करके S, फिर क्योंकि 3 p ऑर्बिटल होता है तो 3 p, फिर 5 d ऑर्बिटल होता है तो 5 बार हम लोग को d लिखना है। अब हम लोग को देखना है कि क्योंकि हम लोग को स्टेरिक नंबर आया है 4, तो हम लोग को ऐसे करके कैंसिल आउट करना है, 1 2 3 4, 4 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3, sp3 बन जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या तो आप ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर लीजिए कि ये NH3 की तरह दिखता है तो sp3 होगा, या तो आप जो असली मेथड है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो लिमिट ऑफ डिटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड इज कैलकुलेटेड, है ना। तो ये लिमिट ऑफ डिटेक्शन है, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं LOD। इसका वैल्यू कैसा होता है, 3 times द वेरिएशन ऑफ द ब्लैंक, 3 times द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लैंक, 10 times द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लैंक, या 10 times द वेरिएंस ऑफ द ब्लैंक। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मतलब कि समझने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, 2 टर्म हम लोग के पास होता है, एक होता है LOD, एक होता है LOQ। LOD होता है लिमिट ऑफ डिटेक्शन, LOQ होता है लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन। तो LOD का वैल्यू याद रखिएगा, LOD का वैल्यू होता है 3 सिग्मा, और LOQ का वैल्यू होता है 10 सिग्मा, क्योंकि कई बार LOQ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना चाहिए, जिसमें से ये सिग्मा होगा, जिसमें से सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये 3 टाइम्स है। तो LOD का क्या होगा, बेस्ड ऑन 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ब्लैंक। इस बात पर भी गौर कीजिएगा। तो ये हम लोग का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ये ब्लैंक के लिए होता है, कि जो ब्लैंक का स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 3 टाइम्स कम से कम हम लोग को मिलना चाहिए, जो हम लोग का एक्चुअल सॉल्यूट है उसका जो सिग्नल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको कुछ मैच द फॉलोइंग करना है। आयन डाइपोल,
डाइपोल डाइपोल, लंडन फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो देखिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हर एक का आप अलग अलग से ढूंढते रहिए, या तो आपको इतना बस दिमाग लगाना है कि यहाँ पर लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब एक में डाइपोल है, एक में डाइपोल इंड्यूस होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, आपको यहीं से फटाक से मिल जाएगा कि डी का होगा 1। देखिए, ये होता है HCl और ये है हम लोग के पास ClCl, मतलब Cl2 मॉलिक्यूल। तो ये आपको पता होगा कि HCl में Cl माइनस के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और H प्लस के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हो गया हम लोग के पास डाइपोल। लेकिन इसके पास तो कोई डाइपोल नहीं है, लेकिन तब भी इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एक डाइपोल था जिसने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। तो ये एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हुआ। तो यदि आप बस इतना ही निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ से क्या दिखेगा, डी का ऑप्शन 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। अब मैं आपको बाकी का भी बता देता हूँ। देखिए, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, यदि सपोज कीजिए हम लोग के पास है HF मॉलिक्यूल्स, है ना, एक HF और एक हम लोग के पास है एक और HF। तो इसमें क्या होता है, HF मॉलिक्यूल में पता ही है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन भी फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही डाइपोल है, तो इसलिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फिर है लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस में देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। मतलब ये जो दोनों F और ये वाला FF, इन किसी में भी कोई भी प्रकार का चार्जेस क्रिएट नहीं हो रहा, यानी कि डाइपोल क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन तब भी ये इंटरेक्शन शो करेंगे क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इन पर ऐसे डाइपोल क्रिएट होगा। तो इसीलिए ये लंडन फोर्सेस का इंटरेक्शन है, का एग्जाम्पल है। और एक बच जाता है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो वो हो जाएगा हम लोग के पास ये क्राउन 6 फॉर सोडियम प्लस। तो इसमें सोडियम प्लस हम लोग का आयन की तरह एक्ट कर जाएगा और ये जो क्राउन ईथर है ये डाइपोल की तरह एक्ट कर जाएगा। तो ये होगा हम लोग का आंसर। तो इसीलिए अब बस इस एक ऑप्शन को आप यदि सही कर लेते पहले से ही प्रिडिक्ट, डी वाले ऑप्शन को, तो आपका आंसर मिल जाता आपको। अब हम लोग देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि है फेरोइन। ठीक, ये है फेरोइन। फेरोइन क्या होता है, ये फेरोइन वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है BHU एंट्रेंस में। फेरोइन का स्ट्रक्चर आपको हमेशा देखकर जाना चाहिए। तो फेरोइन का यदि हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, तो यदि आप उसका फॉर्मूला देखते हैं तो वो होता है ऐसे, FeO3 और यहाँ पर आपका रहता है SO4। तो इसमें जो Fe होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो Fe2। तो सबसे पहली बात तो आपको 3 वालों को काट देना है, तो ये 2 और 2। और यदि आपको इसका स्ट्रक्चर पता है, सपोज कीजिए कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट भूल गए हैं, बस आपको इतना पता है कि OPHN3 है, तो भी ये 3 देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये बिस तो नहीं होगा, ये ट्रिस होगा, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग का जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये सेकेंड वाला। मैंने तो अभी तक इसका स्ट्रक्चर भी आपको नहीं बताया, लेकिन बस हम लोग को बस यही फॉर्मूला से ही हम लोग को इसका स्ट्रक्चर मिल गया। क्योंकि SO4 है तो SO4 2 माइनस का -2 होगा, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का +2 होगा, तो Fe के ऊपर +2 होगा, है ना। और ये जो ओफेन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, 110 फेनैंथ्रोलिन। ठीक, 110 फेनैंथ्रोलिन। तो वो जो लिगैंड होता है ओफेन, उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसा 3 स्ट्रक्चर है, इसीलिए ओफेन होल्थ्राइज। तो ये 1 और 10 पोजीशन में नाइट्रोजन है, तो 110 फेनैंथ्रोलिन ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो ऐसे करके आपको इसका स्ट्रक्चर याद, मतलब आपको इसका पता होना चाहिए कि ये आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये वाला ट्रिस होता है 3, ओफेन 3। ये दोनों आप याद रख लेंगे। और ओफेन का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये 110 फेनैंथ्रोलिन। ये सब आप यदि ध्यान में रख लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से क्लियर अप कर लेंगे। और ये जो फेरोइन होता है, इसके बारे में मैं यदि बता दूं तो इसको हम लोग आयरन का एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, Fe2+ का एस्टिमेशन। और ये एक रेडॉक्स इंडिकेटर है।
ये एक रेडॉक्स इंडिकेटर है। इन सब बातों पर भी आपको शायद से ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो Fe2+ से Fe3+ जाता है, तो उस बीच में ये हम लोग फेरोइन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।